सावधान राष्ट्रगान। जयति भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा,
के इस श्री राम सभागार में आज मिशन शक्ति के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में हमें मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर थाना की एसओ सम्माननीय अर्चना सिंह उपस्थित हैं। आप हमें मिशन शक्ति से संबंधित खासकर महिलाओं की सुरक्षा, अपराधों पर रोक और कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिससे हम और जिसका उपयोग करते हुए हम अपनी सुरक्षा और रक्षा कर सकते हैं, आदि बातों पर आज हमारी जिज्ञासा शांत होगी और आप द्वारा हमें अभिचिंतित किया जाएगा कि हम नियम कानून संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त करें, कैसे उसका उपयोग करें। तो आज की मुख्य अतिथि सम्माननीय मैडम जी का स्मृति चिन्ह और पुस्तक दे करके सम्मान करने के लिए मैं बीएड विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा जी से आग्रह करती हूँ कि सम्माननीय मैडम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। जैसा कि हम जानते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पुनीत कार्य का लोकार्पण करते कार्यक्रम को संपन्न करते हुए अब मैं, जैसा कि यहाँ पर महादेवी वर्मा और आचार्य विनोबा भावे जी का नाम लगा हुआ है, इससे जाहिर होता है कि आज इन दो महाहस्तियों महाशक्तियों का परिचय होना है यहाँ से। जैसे कि ये कार्यक्रम मिशन शक्ति का है, तो शक्ति का ही एक स्वरूप है महादेवी वर्मा, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और महादेवी वर्मा साहित्य की एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। वे मुस्कुराते फूल नहीं, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ऐसी ओजपूर्ण पंक्तियाँ प्रस्तुत करने वाली महादेवी वर्मा जी का आज पुण्यतिथि है। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था एवं मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के छायावादी युग की 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सशक्त कवित्रियों में महादेवी वर्मा जी का नाम आता है और इनकी प्रतिभा, इनकी लगन और इनके साहित्य में देन होने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो वर्मा जी से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय काफ़ी लंबा है, मैं बहुत प्रकाश नहीं डाल सकती। उन्होंने लगभग 1 दर्जन कविता संग्रह प्रकाशित करवाया है। उनके आधा दर्जन रेखाचित्र संस्मरण, 1 दर्जन से अधिक निबंध और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें बड़े बड़े 2-3 सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। इन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह संगीत की जानकार भी थी, जिससे उनके गीतों में नाद सौंदर्य मिलता है, जो महिला सशक्तिकरण और इस शक्ति या मिशन शक्ति का द्योतक हो सकता है। ऐसी कवित्री महादेवी वर्मा जी के पुण्यतिथि पर महाविद्यालय परिवार सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। साथ ही आज ही के दिन जयंती है आचार्य विनोबा भावे जी का। आचार्य विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1995 में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1995 और मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुआ।
इन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया है और भूदान आंदोलन की विस्तृत जानकारी आप सबों को होगी और नहीं होगी तो करना चाहिए। उनके जयंती के अवसर पर महाविद्यालय परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ शुभकामनाएं, क्योंकि जन्मदिन पर तो शुभकामनाएं देनी चाहिए, लेकिन हम शुभकामनाएं देने के साथ साथ श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे विनोबा जी और महादेवी जी वर्मा जी का मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बिना किसी औपचारिकता के मैडम अर्चना सिंह जी को, जो गोरखपुर थाना की यशो हैं और हमें इस बात का गर्व है कि आज हमें उनका सानिध्य मिला है, तो मैं आपको बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपने विचारों से हमें प्राप्त करने की कृपा करें। अररिया मैडम। धन्यवाद मैडम। आज यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग पहले से ही बहुत समझदार हैं और आपको कुछ नई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। वही सब चीज़ें जो पहले से हैं वही मुझे आपको बतानी है। वैसे भी आप ऐसे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जहाँ पे आपको अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ उच्च कोटि की शिक्षा भी आपको प्रदान की जा रही है। ये जो मिशन शक्ति का तीसरा फेज चल रहा है, 2 फेज पहले भी मिशन शक्ति के चलाए जा चुके हैं और हम लोगों द्वारा कई जगह पे जाके महिलाओं को, बालिकाओं को जागरूक किया भी गया है। लेकिन यहाँ पे इसलिए मुझे और भी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बैठाया गया है। क्योंकि अगर लड़के भी नहीं जानेंगे कि उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं और वो क्या करते हैं तो वो गलत है, तब तक हम एक स्वच्छ समाज की स्थापना नहीं कर सकते। जितना हमें महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, उतना ही पुरुषों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों कौन से क्राइम हैं और ऐसे क्राइम करने पे हमें क्या दंड मिलेगा। आजकल की सबसे बड़ी समस्या, चाहे लड़के हों या लड़कियां, साइबर क्राइम। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। कौन किसको क्या मैसेज कर रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या होगा वो उनको नहीं पता। लड़के भी हैं, कुछ नहीं, हेलो हाय से बात शुरू हुई और क्या मैसेज कर दिए, और कोई भी अपशब्द अगर मैसेज के थ्रू भी कर देते हैं तो वो भी साइबर क्राइम का माना जाता है। आईटी एक्ट में मुकदमा लिखा जाता है और उसमें गिरफ्तारी होती है, बाकायदा जेल होती है। तो उनको भी मैसेज करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा मैसेज किसी भी लड़की को या किसी को भी करना नहीं है। किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी पोस्ट आती है आप लोग उस पर कमेंट अपना करने शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ को जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर, आज की डेट में जो भी समस्या है हम लोग के सामने, वो साइबर क्राइम की समस्याएं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं। आजकल हर, चाहे वो घरेलू मैटर्स हों, पढ़ने वाली लड़कियों के मैटर, स्कूल जाने वाली लड़कियों के मैटर हों, और या जो उससे एज आफ्टर मैरिज भी लो है, जो दोनों के बीच में विवाद है, वो मेन उसका कारण मोबाइल है। क्योंकि एक मैसेज में या दिन भर फोन पे बात करते रहना, किसी को मैसेज करना, ये सब विवाद का बहुत बड़ा कारण है। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। आप उसका जितना अच्छा से अच्छा यूज कर सकिए अपनी पढ़ाई में, स्टडी में, जानकारी में, उनका वो यूज करिए। जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको यूज करने का क्या मतलब, जो कल को आपके लिए ही नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादा देखने से आपकी आँख खराब हो सकती है, उसकी जो रेडिएट निकलती है वो आपको हानिकारक है। तो ऐसी चीज़ों के प्रयोग से, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे बात करने से, इन सब चीज़ों से बचिए। और आज जो बच्चे यहाँ पर नहीं आए होंगे, अपने घर में, परिवार में जो छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी साइबर क्राइम के बारे में ज़रूर बताइए कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अपनी कोई भी ऐसी फ़ोटो, कोई भी अपनी पर्सनल जो भी जानकारी होती है, ये सब चीज़ खासतौर से लड़कियाँ अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर ना करें। जो भी है आपके जानकारी जिस चीज़ के लिए बनाया गया है आप उसका ही प्रयोग करिए। साथ ही साथ अभी जो भी लड़कियाँ होंगी, और आपने देखा होगा कि पहले जो थाने थे वहाँ पे सिर्फ जेंट्स पुरुष ही रहा करते थे। तो लड़कियाँ या औरतें घर वहाँ पे जाके अपनी बात बताने में
बहुत उनको असुविधा होती थी। उन्हें लगता था कि अपनी बात हम कैसे कहें, छोटी सी बात भी हो तो वहाँ बताने में बहुत ज़्यादा उन्हें संकोच होता था। लेकिन अभी तो हमारे सरकार द्वारा जो भी नई मुहिम या मिशन शक्ति के जितने कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें से एक कार्यक्रम ये भी है कि हर थानों में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिला हेल्प डेस्क वो ऐसा केबिन है जो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का है, उसके अंदर महिलाएं ही बैठती हैं। आप वहाँ पे जाएंगी, आपको पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, हर व्यवस्था है वहाँ पे। और आपको यहाँ पे जिसको आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता उनके लिए उनकी एप्लीकेशन लिखवाने की भी व्यवस्था है। तो आप वहाँ पे जाके निसंकोच जो भी अंदर पुलिस की आपकी बहनें होंगी उनको आप बता सकती हैं अपनी समस्या, और वो लोग तत्काल उस पर संबंधित को अवगत कराते हुए कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे, आप पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है आपको जो तत्काल में पुलिस क्या सकता है, विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट आपको लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आपको पुलिस की तत्काल आवश्यकता है। तत्काल के लिए सबको जानकारी होगी, पहले 100 नंबर था, लेकिन अब वो 112 हो गए। तो बहुत लोग अभी भी 100 नंबर मिलाते रहते हैं, फोन नहीं लगता, फिर मेरे पास फोन करते हैं मैम लग नहीं रहा है, तो वो नंबर है 112 112 112। तो जब भी पुलिस इमरजेंसी नंबर आपको कुछ आवश्यकता हो तो 112 नंबर पे आपको कॉल करना है। उसके अलावा महिलाओं के लिए है मुख्यमंत्री, आप अगर अपने मुख्यमंत्री जी से अपने पास अपनी बात पहुँचाना चाहती हैं तो 1076 है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर अपनी समस्या दे सकते हैं, या लोगों जिनकी और भी समस्या हो आपके घर में, आप उस पर भी 1076 में भी कंप्लेन कर सकती हैं। उसके अलावा जो महिलाएं यहाँ पे हैं, लड़कियाँ हैं, आपको मान लीजिए आपने किसी को मैसेज कर दिया या कोई आपका पीछा कर रहा है, पड़ोसी है, उससे कोई विवाद है, तो आप 1090 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगी उस पर आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, फिर आपको 2 से 3 दिन बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपकी समस्या दूर हो गई या नहीं। जब तक आप नहीं बोलेंगी कि हाँ समस्या दूर हो गई, तब तक वो आपको कॉल करते रहेंगे, लेकिन आपको वो टोकन नंबर बताना पड़ेगा। और ये बात आपके अलावा कोई और भी नहीं जानेगा, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है उसको भी नहीं बताया जाएगा कि आपने ऐसी कोई कंप्लेंट की है। तो ये आपके लिए बहुत सुरक्षित है। आप इसमें जब भी कुछ कंप्लेन हो तो आप अपने 1090 पे आप महिला हेल्पलाइन नंबर पे भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारी बहनें हैं वो घर में भी देखती होंगी, बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज की डेट में घरेलू हिंसा के शिकार हैं। घरेलू हिंसा मतलब हमेशा घर में मारपीट होना यही नहीं होता, हम उनको बस ये है कि अगर महिला है, आप मुझे पुरुष के बराबर अगर आप नहीं भी समझते हैं तो उनसे कम भी तो मत समझिए। हम उनसे बराबर है नहीं तो कम भी नहीं है। हर जगह कंधे से कंधा मिला के लड़कियां चल रही हैं, और हर क्षेत्र में एक समय के बाद आप देखिए एजुकेशन में भी लड़कियां एकदम टॉप पे रहती हैं, लेकिन एक समय के आने के बाद वो बैक हो जाती हैं। ऐसा क्यों? टॉप करते 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 नहीं अब तो हो गया, अब शादी ब्याह कर दो, अब तो भेज दो। लेकिन नहीं, आप लोगों ने पढ़ना है, कुछ करना है तो पहले बोलो नहीं मैंने पहले अपने पैर पे स्ट्रगल करना है, खड़े होना है, अपने लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद जो मुझे तब मुझे शादी क्या करना है। शादी मतलब गए, शादी के बाद बहुत ही कम लोग होते हैं जो कहीं कुछ कर पाए या एक्सेस कर पाए, फैमिली सपोर्टिव नहीं मिलती। और अपने घर में जो आपकी बहनें हो उन लोगों को भी कुछ जैसे कि जानकारियाँ होती हैं कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो कभी कभी आप रात में जा रही हैं या कहीं भी आप लोग अपने घर से भी निकल रहे हैं तो अपने गार्जियन को बता के निकलिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपके गार्जियन को पता होना चाहिए कि आप कॉलेज में हैं, अपनी किस फ्रेंड के यहाँ हैं, या कहीं और गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, मूवी देखने गए हैं, जहाँ भी गए हैं आप बता के जाइए। बहुत सारी लड़कियाँ हम लोग पार्क में घूमते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहाँ उनको उनके गार्जियन को हम लोग कॉल लगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मेरी लड़की वहाँ पार्क में क्या कर रही है, उनको पता ही नहीं। तो ऐसा काम करने की एक तो जरूरत नहीं है, और लेकिन अगर कहीं इमरजेंसी में जा भी रहे हैं तो गार्जियन को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि कभी जब घटना होती है, डेली नहीं होती, कभी कभी होती है, तो उनको घटना होने के बाद फैमिली को पता नहीं होता कि मेरी बच्ची कहाँ पे है। तो ये कुछ सावधानियाँ होती हैं जो आपको भी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा अगर आपको जानकारी है तो आप सुरक्षित हैं। जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप को ये खतरा पैदा करती हैं। और अगर यहाँ पे जो लड़कियाँ अगर उनको कोई समस्या कुछ वैसी चीज़ जाननी हो तो बहुत कम समय रह चुकी, तो आप लोग कितनी बार बता उनसे पूछ सकते हैं। और लड़कों के लिए जो विशेष ऑफिस है, आप लोग भी जानिए कि आप लोग अगर घर से बाहर हैं और आप किसी भी महिला के साथ चाहे आप जो भी कर रहे हैं, तो आप भी जानिए कि आपके घर में भी आपकी
आपकी भी बहनें हैं, आपकी भी माताएं हैं, उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आप सबको एक जैसा समझिए कि हाँ, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर पुरुष इस चीज का बेड़ा उठा ले कि नहीं, हर महिलाओं को, मुझे एक पुरुष अगर हर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के संकल्प ले ले, तो निश्चित तौर पे जो हमारा समाज है उसे इस तरह के मिशन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाएं, अलग से उनको सुरक्षा प्रदान करें। अगर आप लोग इस तरह जागरूक हो जाएं तो, लेकिन नहीं है, इसलिए इस तरह के कानून बनाने पड़ते हैं। किसी को समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। परामर्श में चाहते हैं कि आदरणीय सम्माननीय अतिथि का स्वागत करें। इस स्वागत के साथ साथ आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित मुख्यतः साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा और महिला हेल्पलाइन आदि के विषय में जो भी जानकारियाँ दी गई वो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमारे छात्र, हम सभी उससे बहुत ही लाभान्वित हुए। महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप एक आग्रह पर महाविद्यालय में आई, इसलिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैम, आगे भी जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम वरद शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं, सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं, शुक्लां वरदां मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराने, कोटि कोटि भुजरित कर कर वाले, केवले मां तुम्ही अगले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं त्रिपुरनिवारिणीं मातरं। वंदे मातरं, वंदे मातरं। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही कीर्ती, तुम्ही महिमा, त्वमहि प्राण शरीरे, बाहुते तुम्ही मां शक्ती, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ मंदिर मंदिर मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरधारिणीं, कमला कमलदल विहारिणीं, वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां, नमामि कमला कमलावतुला, सुजलां सुफलां मातरं। वंदे मातरम, वंदे